दोस्तों, मैं एम लक्ष्मीकांत का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले 2 चैप्टर का वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने 2 चैप्टर नहीं देखा है इसके पहले का तो उसे देख लीजिए। तो आइए चलते हैं। तीसरा चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से उधार तो लिए गए हैं, किंतु इसके कई ऐसे तत्व हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें एवं 97वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे संविधान संशोधन किए गए। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है किंतु उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संविधान की विशेषताएं क्या है? तो संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे देश का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित संविधान तो अमेरिका जैसे देशों में भी है किंतु वह छोटा है। और दोस्तों, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था और अलिखित संविधान कई देशों को होते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना था। 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है और 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियों 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। अब दूसरा देखते हैं क्या विशेषता है। तो विभिन्न स्रोतों से विहित भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग यानी संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध जो है का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और अन्य देशों से भी संविधान जोड़े गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक यानी 51। कुछ अन्य 51 नहीं दोस्तों कह सकते हैं 50 से अधिक होना चाहिए बस। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी विशेष बहुमत भी चाहिए और साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जो आम संशोधन वाले हैं ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार,
शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका एक सिस्टम से है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसका यह अभिप्राय है कि जो पहला कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थसंघ केसी वेरे ने कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स और अन्य लोगों ने कहा। पांचवी विशेषता, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियों को बांट दिया जाता है और संसदीय में कार्यपालिका और विधायिका दोनों का समन्वय रहता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर एक दूसरे के समन्वय से कार्य करते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, यानी जो कार्यपालिका वास्तविक है, बहुमत वाले दल की सत्ता, जिस दल के बहुमत अधिक होगा उसकी सत्ता होगी। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन यानी लोकसभा या विधानसभा का विघटन। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था, यानी भारत में जो राष्ट्रपति और निर्वाचन से आता है, जबकि ब्रिटेन में महारानी जो हैं वो वंशानुगत आती हैं। अब छठवीं विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। सातवां, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। एकीकृत का अर्थ है दोस्तों एक सिस्टम से चलना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह। और स्वतंत्र यानी ये विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, जिला अदालत व अन्य अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। आठवां, मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है।
जो अधिकारियों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रीट जारी कर सकता है। ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, यानी यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। 10वां है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, जो जिसमें शिक्षा के बारे में कहा गया है। संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया, जिसमें केवल अनुच्छेद 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का राज्य का अर्थ होता है जो हमारा देश है सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। तो कौन कौन से प्रावधान है? तो पहला, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 में कहा गया है, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29। और अल्पसंख्यक अपनी पसंद के संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगा। अनुच्छेद 44। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आते हैं एकल नागरिकता। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान अर्थात भारतीय नागरिकता, जिस तरह कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, केंद्र का अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। तो संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। महालेखा परीक्षक दोस्तों यानी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148 के अंतर्गत दिया गया है संविधान में। संघ लोक सेवा आयोग यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है, यानी IAS जैसे एग्जामों का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी PCS जैसे एग्जाम
व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आपातकालीन प्रावधान, इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसमें युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के बाद कहा गया है। राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, और अनुच्छेद 365 यानी केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य की असफलता। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 भारत में वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। अब त्रिस्तरीय सरकार, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र व राज्यों की शक्तियाँ अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यानी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। आइए आगे चलते हैं। 1 मिनट दोस्तों रुके रहिए, आपको ऐसे भी बताएंगे, लेकिन पहले आगे चलते हैं। रुकिए। सहकारी समितियां, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में इसने किए। तो इसने सहकारी समिति गठन करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19 के तहत। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, यानी अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B में कहा गया सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए। इसने संविधान में एक नया भाग 9B यानी 9B जोड़ा, 9ख जोड़ा, सरकारी सहकारी समितियां शीर्षक से अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक। यह संसद को अंतर्राज्यीय सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान की आलोचना, यानी पहला संविधान के कुछ आलोचक भी संविधान की आलोचना करते हैं, जैसे उधार का संविधान। आलोचकों का कहना है कि हमारा संविधान जो है कई देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार का संविधान कहा जाता है। किंतु ये आलोचना जो है दोस्तों अंतार्किक है तथा पक्षतापूर्ण है, क्योंकि हमारा संविधान जो लिया गया है वो उधार तो है, किंतु उसमें कई संशोधन किए गए हैं। संशोधन करने के बाद इसे अपनाया गया है। दूसरा 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। दोस्तों आलोचकों का कहना है कि हमारे संविधान संशोधन में अधिकतर चीज़ें 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसी में एन श्रीनिवास का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइबर जेनिंग्स ब्रिटिश संविधानवेत्ता ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहाँ से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। तीसरा अभारतीय अथवा भारतीय विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीय विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गांधीवादी से दूर संविधान। दोस्तों गांधी जी का मानना था कि हमारा जो संविधान है वो पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इसलिए आलोचकों का कहना है कि गांधीवादी से दूर संविधान है, गांधीवादी की तरफ नहीं बनाया गया है। इसीलिए सदस्य के हनुमथैया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। 5वां महाकाय आकार। आलोचकों के अनुसार हमारे संविधान का जो आकार बहुत ही बड़ा और विस्तृत है, जो कि एक छोटे में होना चाहिए, जैसे अमेरिका का संविधान। वकीलों का स्वर्ग। दोस्तों आलोचकों का कहना है कि हमारा संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि इसमें जो भी शब्द लिए गए हैं बहुत ही जटिल लिए गए हैं और कानूनी शब्द लिए गए हैं। वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब
इस चैप्टर में जो भी अनुच्छेद दिए गए उनके बारे में देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। जोड़ियाँ मिलाओ या फिर आपको शब्द दे देंगे एक लाइन में और बता देंगे सही है गलत। एक मिनट दोस्तों, चलते हैं, अनुच्छेद कहाँ से है। हाँ, भाग और अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A यानी 4 क मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 संघ सरकार, 52 से 151। इस भाग 5 में कई और उपभाग दिए हैं, जैसे अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78 तक, अध्याय 2 संसद 79 से 122 तक, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका 124 से 147, अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। अब आते हैं भाग 6 राज्य सरकारें 152। राज्य सरकारें जो हैं दोस्तों 152। हाँ, इसमें अध्याय 1 साधारण 152 से 237, अध्याय 2 कार्यपालिका 153 से 167, अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल 168 से 212, अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232, अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। यानी दोस्तों जो अध्याय 6 है वो 152 से 237 तक दिया गया है। अध्याय भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो निरस्त कर दिया गया है, इसमें अनुच्छेद एक ही है जो 238 वो निरस्त है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 यानी इस यूनियन टेरिटरी। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 अड़। भाग 9 क नगर पालिकाएँ 243 त से 243 छ। भाग 9 ख सहकारी समितियाँ 243 जेड से 243 जेड। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, इसमें अध्याय 1 विधायी संबंध 245 से 255 और अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300A तक यानी 300 क तक, इसमें अध्याय 1 है वित्त 264 से 291, अध्याय 2 ऋण लेना 292 से 293, अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद 294 से 300 और अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 300 क। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, जिसमें सेवाएं जो हैं 308 से 314 और लोक सेवा आयोग 315 से 323। भाग 14 क अधिकरण 323 क से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 क। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342। भाग 17 राजभाषा 343 से 351, जिसमें अध्याय 1 संघ की भाषा 343 से 344, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 349, अध्याय 5 विशेष निर्देश 350 351। भाग 17 भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360, भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367, भाग 20 संविधान का संशोधन 368, इसमें एक ही अनुच्छेद है दोस्तों। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 12 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। भाग 7 यानी भाग ख राज्यों संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4 क तथा भाग 14 क दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया, जबकि भाग 9 क का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया तथा भाग 9 ख 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। आइए अनुच्छेद देख लेते हैं, वो तो भाग के हिसाब से एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं। जो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 क प्राथमिक शिक्षा अधिकार। 25
अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। लेकिन दोस्तों राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं दे सकता। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 167 राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। 200 विधेयकों पर अनुमति। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरूपण न किया जाना। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 300 वाद और कार्यवाहियाँ। 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पदावनत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 352 आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने और उनके प्रभाव में सफलता का प्रभाव। 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जो अब समाप्त हो चुका है दोस्तों। 370 जम्मू कश्मीर राज्य को जो मिला हुआ था अब समाप्त हो चुका है। अब यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को कोई भी उपबंध नहीं देता। अस्थायी उपबंध, सॉरी दोस्तों, अस्थायी उपबंध यानी अस्थायी उपबंध नहीं है। प्रथम अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाएं 1 से 4। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के भत्ते, परिलब्धियाँ इत्यादि बारे में है। तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में दिया गया है। तो इसमें कौन से उम्मीदवार हैं, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची इसमें 3 सूची दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ विषय आते हैं जो 97 से 100 हो चुकी हैं। राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 है जो पहले 47 थी। और राज्य सूची में पहले 66 थी, 61 हो चुकी हैं और संघ सूची में 97 में से 100 हो चुकी हैं।
8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 थी मगर अब 22 हो गई हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, तो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282 हैं। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत अब आ सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। और 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, यानी पंचायत में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों पर अधिकार बारे में दिया गया, इसमें 18 विषय हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। धन्यवाद दोस्तों। और देख लेते हैं कि कौन सा किस जगह से क्या लिया गया हमारे संविधान में, किस देश से और कहाँ से क्या लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीयतंत्र राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र सरकार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ यानी रूस का संविधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। आज तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर यानी चैप्टर चौथा अगली वीडियो में लेकर आएंगे।